राजाराम सर, ओवैसी का जिक्र आया। अभी जब के राय सर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई उधार लेकर के आपको मुसलमान जो है वो डेलीगेशन में भेजना पड़ा। लेकिन बात यह है कि उधार लेकर भी अगर आपने भेजा, उसके एक तरफ आपने उधार लेकर के डेलीगेशन में मुसलमानों को विदेश में भेजा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और दूसरी तरफ उसी देश में आप घूम घूम करके मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। क्या ये जो रवैया था वो दुनिया के वो देश नहीं देख रहे होंगे जब ये डेलीगेशन वहां पहुंचा होगा, मुसलमान उस डेलीगेशन में रहे होंगे, और क्या उस समय वो देश भारत की स्थिति को नहीं देख रहे होंगे कि भारत में प्रधानमंत्री स्टेज पर घूम करके और मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और फिर वो कितनी गंभीरता से लेंगे उस डेलीगेशन को, और क्यों लेंगे, क्या वजह मानी जाए? तो राय साहब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन गया, और ठीक है, डेलीगेशन भेजना एक अच्छा कदम था, मेरा मानना है। राष्ट्र के ऊपर जब भी इस तरह की कोई आपत्ति आती है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। सारी पार्टियां अपने अंतर विरोधों से ऊपर उठ के एक बात खड़ी होती है, और वैश्विक जनमत को ये दिखाने के लिए कि हम एक देश के रूप में एकजुट हैं, आपने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया। भले आपको उधार लेना पड़ा हो, हालांकि मैं मानता हूं कि ये जो ओवैसी जी हैं, पिछले उनके 10 वर्षों के कार्यकलापों पर नजर डालिए तो उनके हर कार्य का फायदा भाजपा को मिलता रहा है। अब वो क्या अंतर संधि है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की नीति है उसके में बिल्कुल फिट मोहरे हैं वो, और उनका जो रोल है फिक्स है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं राज साहब की अंतर्राष्ट्रीय जगत क्या देख रहा था, उसको मैं इस ढंग से परिभाषित करूंगा कि जब वहां जाके सोशल मीडिया पे शशि थरूर या मीडिया के सदस्य कोई कमेंट्स करते थे डेलीगेशन की ओर से किसी देश में, तो एक तरफ तो देश के सरकार ने इनको एक देश के प्रतिनिधि मंडल के रूप में भेजा है और सभी पार्टियों के लोगों को भेजा है। दूसरी ओर इनके जो योद्धा हैं जो सोशल मीडिया पे कार्यरत हैं, शायद उनको संदेश देना भूल गए कि भाई अभी तो इनके ट्रोलिंग मत करो। तो जब ये विदेश दौरे पर थे तो भी उनके हर बयान पे लोग पीले पड़े थे, आप देखिए। तो वैश्विक मीडिया तो देख रहा है ना इस बात को कि कितनी आपका देश कितना एकजुट खड़ा है। हकीकत क्या है, आप प्रतिनिधि मंडल के रूप में जिन नेताओं को भेज रहे हो उनके पीछे आप ही के लोग गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ऐसे समय में देश को और जो भी सरकार रहती है, यदि आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति है या आपदा है या आप लड़ रहे हो कोई बड़ी समस्या से जूझ रहे हो और सभी पार्टियों का एक आपको साथ भी मिल रहा है, और जिस तरह से हमने देखा कि सारी पार्टियां अंतर्विरोध से ऊपर उठ के उस समय एक साथ खड़ी भी हुई, उस समय आपको प्राथमिकता तय करनी होती है कि भाई देश पहले है या किसी राज्य का चुनाव पहले है, ये तय करना होता है। यहाँ पे भी ये चूक गए कि कथनी करने का अंतर दिखने लगा कि भाई एक तरफ आप चुनाव, आप एक तरफ पाकिस्तान के साथ लड़ाई आपकी चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चला है, उसके बाद आपको वैश्विक जनमत में सदा सहता भी हासिल करनी है। दूसरी तरफ आप जो अंतर्विरोध ये है कि आपके लोग और आप स्वयं और बड़े बड़े नेता वो सब कुछ कर रहे हैं जो ये जाहिर करता है कि वास्तव में आपका एजेंडा पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम विदेश पे आधारित है और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है। तो ये जो सत्ता की राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन एक समय होता है। मेरा मानना है कि ये जो समय था ये इस सब के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं था जो किया इन्होंने, और आज जनता भी देख रही है, वैश्विक जनमत भी देख रहा है। कभी हम बीबीसी को गाली देते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गाली देते हैं। हो सकता है बीबीसी या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनके अपने हिडन एजेंडे हो, लेकिन हमारे यहाँ अपने देश की मीडिया की बात करते हैं। हमारे देश का मीडिया क्या दिखा रहा है बताइए ना, वह भी तो वही कुछ दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि प्रतिनिधि मंडल भेजना तो एक अच्छा कदम था, इसको मैं गलत नहीं मानता, लेकिन सवाल ये फिर आता है कि 300 करोड़ देके हासिल क्या हुआ जब आपकी मंशा सही नहीं है, आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, सबसे ऊपर आपकी नीयत
स्पष्ट नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से सब किया धरा गुड़ गोबर हो जाता है। मेरा मानना है कि ये बड़ी अच्छी बात कही थी अभी राय साहब ने भी, कि वहां से लौट के आने के बाद इनके भाषण कराए जाने चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए थी। और जो शैलेंद्र जी ने कहा कि वास्तव में जो देशों का चुनाव है तो विदेश मंत्रालय करता है, वो देख के भी वास्तव में मतलब इनकी बुद्धि की बलिहारी है कि भाई कैसी विदेश नीति आप बना रहे हो भाई। विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति दीर्घकालिक होती है। ठीक है, सरकारों के आने जाने से तत्काल कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ना चाहिए, लेकिन आपके छोटे छोटे जो पड़ोसी हैं वो आपसे छिटक गए। आप तो अपने आप को खुद ही पीठ थपथपा के आपने विश्व की 5वीं महाशक्ति कह दिया, खुद ही पीठ थपथपाए और 5वीं कुर्सी में जाके बैठ भी गए। लेकिन ये समझिए कि ये पाकिस्तान के साथ जो आपने कार्यवाही की, ये वास्तव में एक आईना दिखा दिया इन्होंने कि वैश्विक जनमत में हम कहाँ खड़े हैं, वैश्विक रैंकिंग में हम कहाँ खड़े हैं, विदेश नीति हमारी कितनी मजबूत है। ये सारी चीजें, सभी चीजों की तलई उधड़ गई राय साहब। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी चीजें जो थी एकदम सामने आ गई, और इससे आने वाले जो जिस चुनाव की को साधने की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है वोटर अगर देखेगा तो इसका जो फायदे की उम्मीद वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनका घाटा ही होगा इनको, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नौजवान वर्ग है इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। राजाराम सर, जो बात अभी शैलेंद्र सर कह रहे थे, एक लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ आपसे पूछ लूं, युद्ध लाद दिया जाए फिर आप सीज फायर करके भाग जाएं, और उस भागने के आप अपनी वीरता बता करके और झूठ का ढिढोरा पीटते रहिए देश में, उसके लिए आप अलग अलग मंच सजवाइए, रोड शो से लेकर के और चुनावी सभाओं तक के मंच सजाए जाए, और वहां पर आप ढिढोरा पीटिए कि हमने तो पाकिस्तान को धूल चटा दी, घुटनों पर ला दिया, गिड़गिड़ा दिया, क्या क्या इत्यादि इत्यादि बता देते हैं दुनिया भर का। इन सबके बीच में विपक्ष केवल गाली खाता रहे, क्या यही भूमिका है? राय साहब, पहली बात तो शैलेंद्र जी की ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूँ। राजनीति का जो दौर आज की जनता देख रही है और जो पहले का दौर था, उसमें बड़ा अंतर आ गया है। नदी से बहुत जल बह गया है, और आज भी हम उन्हीं तौर तरीकों से अगर विपक्ष अगर चाहता है कि उन्हीं तौर तरीकों से सत्ता हासिल कर ले तो नहीं कर पाएगा। और यदि विपक्ष सवाल नहीं पूछ पा रहा है, विपक्ष सड़क पे उतर के अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, जनता को साथ नहीं ले पा रहा है, तो मैं विपक्ष को भी दोषी मानता हूं, कारण चाहे जो भी हो। पहली चीज। अब गाली गलौज की जहां तक बात है या पहले की राजनीति, तो देखिए अटल जी को भी भेजा था इंदिरा जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पक्ष रखने के लिए, और उस समय जो राजनीतिक सद्भाव था और अगर बातें रखी जाती थी तो एक शिष्टता का एक मापदंड था। आज वो नहीं है। आज गाली गलौज की भाषा में आप देख रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले कितने वर्षों से एक बड़ा वर्ग है जो केवल उन्हें सोशल मीडिया पे हर जगह केवल गाली देते रहता है। हालांकि राहुल गांधी धीरे धीरे निखर के अपने आप को साबित करने में लगे रहे, लेकिन क्या इस तरह की राजनीति की कल्पना हम लोगों ने की थी कभी? और अब अगर ये आप कहें कि भाई बीजेपी जो कर रही है वो गलत है, तो मेरा मानना है बीजेपी अपने इन्हीं क्रियाकलापों, इन्हीं रणनीतियों से 2 सीट से आज यहाँ तक पहुंची है। तो 14 साल तक 20 साल तक वो राज उनका होने जा रहा है, और आगे भी इसी नीतियों के दम पे इसी दिशा में उनकी राजनीति चलेगी। कांग्रेस को या विपक्ष को या इंडिया को क्या तय करना है वो जाने। मैं पुनः मानता हूं कि जनता जो है वो एक भारत के लोकतंत्र में सबसे निर्णायक शक्ति है, और जनता को ही समझना होगा कि तमाम वादों के बाद, मैं बार बार मैं ईवीएम को जो ले आता हूं कि जनता पे हम जब शैलेंद्र जी, जब हम जनता पे बाजी छोड़ते हैं या जनता के पाले में बाल डालते हैं, तो सवाल यह है कि अगर वो गेम जो है, गेम के नियम ही चेंज कर दिए गए हैं, गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया है, रेफरी मिला हुआ है, तो क्या? अगर ईवीएम ही गलत है और जिस तरह से चुनाव आयोग को जेब में डालने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को
का जो एक मेंबर था उसको हटा के उसकी जगह आपने कैबिनेट मंत्री रखा, तो सारी चीजें वहां एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती है, पूरी देश को दिखता है कि भाई चुनाव आयोग के आयुक्त को चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर क्या कोई एक कैबिनेट मंत्री होगा अभी सत्ता का, और क्यों ऐसा क्यों किया गया। तो जब ईवीएम अगर ईवीएम अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हैक की जा सकती है, दुरुपयोग हो सकता है, भले 2% हो 4%, और यदि जब चुनाव आयोग किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है, उसकी चाकरी कर रहा है, तो जनता क्या करेगी आप बताइए पहले जी, जनता क्या करेगी। जनता वोट के जरिए ही अपनी बात को रख सकती है, ठीक है, रोजी रोटी में इस तरह उलझे हैं कि जनता 24 घंटे सड़क पे नहीं रह सकती। अब मेरा मानना है कि आज वक्त है इन बिंदुओं को विपक्ष को उठाने की। मैं कई बार बोलता हूँ इंडिया गठबंधन का पहला एजेंडा, पहली मीटिंग पटना में क्यों नहीं हुआ कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं रखा। वो ये बोलने में 6 साल लगा दिया, अभी कांग्रेस ने 6 साल पहले भी बोल सकती थी, मौके थे।